हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आपका सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट है। आपकी KLLB की एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है और ये जो हमारी सीरीज़ रहेगी उसमें हम बहुत ही फास्ट रिवीजन लेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी हम ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं करेंगे। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से दूँ, बट स्टिल हम देखेंगे कि कैसे हम फास्ट ये कवर कर सके कि आप रिवाइज कर सको एग्ज़ाम के पहले। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, सो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पास्ट कब हुआ था? ये पास हुआ था 25 अप्रैल 1872 में। ओके, ये पास हुआ था 25 अप्रैल 1872 में और ये एनफोर्स हुआ था कि इसकी एनफोर्समेंट की डेट है 1 सितंबर 1872। ओके, तो इनिशियली इसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाम से नहीं पहचानते थे। इसे कुछ अलग ही नाम था, जिसका नाम था मर्केंटाइल लॉ। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहले इसका नाम था मर्केंटाइल लॉ। ये एक्ट 1872 में ब्रिटिशर्स ने बनाया था और तब ये एक्ट में सब कुछ इंक्लूड था, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इंश्योरेंस, ये सब कुछ ऐड था। पर बाद में ये धीरे धीरे ये सब उसमें से अलग हो गया। तो अभी हम ये देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो सेक्शंस है ये कैसे डिवाइडेड है। ओके, तो इसका जो 1 to 75 सेक्शन है, इसमें सब जनरल प्रोविजंस है। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, बट प्लीज़ समझ लीजिए। ओके ओके, ये 1 to 75 सेक्शन जो है वो जनरल प्रोविजंस है। उसके बाद जो आते हैं 76 to 123, ये आते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये सेल्स ऑफ गुड्स में आते हैं। ये भी एक अपना कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा था, पर ये सेपरेट हो गया था 1930 में। ओके, नाउ दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये 1930 में सेपरेट हो गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ओके, उसके बाद आते हैं हम 124 से 147। 124 से 147 ये डील करते हैं इंडेमनिटी एंड गारंटी का। ओके, उसके बाद 148 to 181 ये डील करता है बेलमेंट एंड प्लेज का। उसके बाद है 182 to 238, दिस डील्स विद एजेंसी। एंड लास्ट आता था 239 to 266, which deals with partnership. This has also got separated, and in which year? It has got separated in 1932. ओके, तो ये सब पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ का ही पार्ट था, पर बाद में ये जो दो है वो इसमें से सेपरेट हो गए। तो अभी आपको ये थोड़ा सा बेसिक तो समझ में आया होगा। इसका जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा आपको समझ में आया होगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट की जो डेफिनेशन है ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 2(2)H में दी गई है,
जिसमें कहा है एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या है, तो ये पहले एग्रीमेंट होना चाहिए और बाद में ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। तो ये क्या होगा, फिर ये होगा कॉन्ट्रैक्ट। ये सब जब होगा, ये दोनों जब ये प्रेजेंट होगा इसमें, तब ये होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी यहाँ पे ये एग्रीमेंट क्या होता है, बराबर है ना। ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मेंशन है सेक्शन 2E में। ओके, जब यहाँ पे देखो, ये ए है और ये बी है। ए बी को ऑफर देता है और बी उसे एक्सेप्ट करता है। ओके, तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रॉमिस। मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस कहाँ पे, सेक्शन 2B में प्रॉमिस है। ओके, और ये प्रॉमिस है और उसके साथ कुछ तो कंसीडरेशन है, तो ये बन जाता है अग्रीमेंट। कंसीडरेशन इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये अग्रीमेंट का सेक्शन मैंने ऊपर आपको क्या बताया था, सेक्शन 2E। और ये कंसीडरेशन कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 2D में है। ओके, अभी ये जो अग्रीमेंट है ये दो तरह के होते हैं, एक एनफोर्सिएबल और एक नॉट एनफोर्सिएबल। ये एनफोर्सिएबल मतलब ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ। और अगर अग्रीमेंट ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और अग्रीमेंट अगर वो एनफोर्सिएबल ही नहीं है तो फिर ये बन जाता है वॉइड। और ये कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 2G में है। ओके, ये समझ में आया आपको कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है, तो फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। पर ये अग्रीमेंट मतलब क्या, अग्रीमेंट मतलब जो प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। और ये जब प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन होता है तब ये बन जाता है अग्रीमेंट। और जब ये अग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है तब ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। और जब अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल होता है तब ये बन जाता है वॉइड। ओके, अभी हम देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अभी ऊपर हमने तो कॉन्ट्रैक्ट देख लिया है, तो अभी हमें पता होना चाहिए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो उसके लिए इसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं, तो लेट्स सी essentials of वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। का डिफरेंस देखते हैं। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, मतलब हर एग्रीमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अग्रीमेंट सिर्फ
तभी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तब वो वैलिड हो। ओके, सब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट नॉट एवरी अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये वैलिड कब होते हैं? लेट्स सी। सेक्शन 10 में बताया गया है कि वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो पहला विच इज़ वेरी इसेंशियल, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ओके, तो फिर जब आप मुझे ऑफ़र दे रहे हो, मैं अगर उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ तो फिर एक इंटेंशन होना चाहिए कि हम दोनों में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो। तो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। तो ये कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ में क्या होता है कि पार्टीज़ माइनर नहीं होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड की होनी नहीं चाहिए, डिसक्वालीफाइड पर्सन जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, मतलब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ जहाँ पे माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, उसके बाद डिसक्वालीफाइड पर्सन भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब एनी कंसिडरेशन जो फॉरबिडन बाय लॉ है तो ये वॉइड हो जाता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए बोल रहा है कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा, आप मुझे ओपीएम देना। ओके, तो ये तो अनलॉफुल हो गया ना, तो दिस इज वॉइड। ओके, तो फिर ये जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद वेरी इम्पोर्टेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए। ये आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब नो कोएर्जन। अनड्यू इन्फ्लुएंस। उसके बाद आता है फ्रॉड। उसके बाद आता है मिस रिप्रेजेंटेशन एंड देन मिस्टेक। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ये सब में से नहीं होना चाहिए। ओके, आपका कंसेंट फ्री कंसेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर ये वॉइड हो सकता है। ये अभी तक आपको समझ में आ गया? तो अभी हम थोड़े इम्पोर्टेंट केस लॉज भी देख लेते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट केस लॉज। फर्स्ट है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। ये केस है 1919 की।
तो फिर इसमें क्या था कि हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था वाइफ को, ओके, हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था वाइफ को कि वो उसे मंथली अलाउंस देगा। क्या प्रॉमिस किया था? मंथली अलाउंस देगा। बट कुछ टाइम के बाद हस्बैंड ने रिफ्यूज़ कर दिया। कुछ टाइम के बाद हस्बैंड रिफ्यूज्ड, सो वाइफ सूड हिम। ओके, हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया था कि वो उसे मंथली अलाउंस देगा। उसके बाद कुछ टाइम के बाद हस्बैंड ने वो रिफ्यूज़ कर दिया और वाइफ ने उसको सू कर दिया। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा? सोशल और डोमेस्टिक agreements are not enforceable. Why it is not enforceable? Because here there is no intention to create legal relationship. ओके, देखा, मतलब यहाँ पे नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। और ऊपर हमने अभी देखा कि वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब उसमें एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये थी बाल्फर वर्सेस बाल्फर की केस। तो इसमें हमें क्या पता चला कि हर प्रॉमिस एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ओके, नॉट एवरी प्रॉमिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स मूव टू सेकंड केस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये केस थी 1893 की। ओके, ये केस में क्या है कि ये जो कंपनी है उसने बोला कि उनका जो स्मोक बॉल है अगर उसको आपने यूज़ किया तो उसके बाद आपको फ्लू नहीं होगा। अगर आपको फ्लू फिर भी हो गया तो फिर ये कंपनी आपको 100 यूरो देगी। पर ये जो मिसेस कार्लिल है उनको फ्लू हो गया, पर उसके बाद ये जो कंपनी है उसने रिफ्यूज़ कर दिया 100 यूरोज देने का। उसके बाद मिसेस कार्लिल ने उनको सू कर दिया। ओके, तो कोर्ट इसमें क्या कहता है कि ये एक वैलिड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट था, कि एक वैलिड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि कंपनी का इंटेंशन तो ये तो क्लियर था और उसमें और उन्होंने ये तो एडवर्टाइज में भी दिया था। तो इसमें क्या है कि एक जनरल ऑफर थी। तो ये एक जनरल ऑफर थी और इसका एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट कैन क्रिएट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो ये एक जनरल ऑफर है और एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट कैन क्रिएट बाइंडिंग इफेक्ट। और एक इम्पॉर्टेंट केस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ विच इज़ मोहरी बीबी धर्मदास घोष। ओके, ये केस थी 1903 की। इस केस में क्या कहा गया है? अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर
इज void ab initio, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही void होता है। ओके तो फ्रेंड्स, आज हमने क्या क्या सीखा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और उसके बैकग्राउंड के बारे में देखा, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो देखा है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो देखा है, इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी देखा है और कुछ लैंडमार्क केसेस देखे हैं। ओके तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट का सबसे पहला इसेंशियल है। ओके चलो, थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय।